हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं धीरज कुमार आज एक गेस्ट लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए इस सक्सेस गुरु चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा देश की संसदीय कार्य प्रणाली के एक अभिन्न अंग के बारे में, जिससे आप लोग काफी कम ही वाकिफ होंगे। ये एक बेसिकली राज्य की ऊपरी सदन है, जिसको हम लोग विधान परिषद या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। सो इसी चीज पे आज हम चर्चा करते हैं कि विधान परिषद क्या है, एमएलसी क्या होते हैं। ये एक अटूट अभिन्न अंग है हमारे संसदीय प्रणाली का। सो उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे हमारे देश में बाइक्रिमल स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्स के चलते हैं, मीन्स दो तरह के हाउसेस हम अपने देश में अपनाते हैं। सो आपको पता है, जैसे देश में राष्ट्रीय राजधानी में दो सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउसेस बोलते हैं, जो बेसिकली जनता के द्वारा चुने हुए लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। सेम उसी तरह राज्यों को भी आर्टिकल 169, याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 169 द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1949 के थ्रू राज्यों को भी ये अधिकार है कि वो भी अपने राज्य में दो स्तर के विधान पालिकाओं का कार्य सम्पादन कर सके। तो उसमें से एक का जो आम चुनाव आप लोग देखते होंगे राज्यों के स्तर पे, जिसको एमएलए जिनके सदस्य कहलाते हैं, विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये भारत देश के 28 राज्यों में है और साथ में 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी है। लेकिन ये एक अलग है, इस चीज को भी लेकर हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे आप सबके साथ। सो लेकिन विधान परिषद जिसको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वो सिर्फ कुछ राज्यों में ही है हमारे देश में। जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है। तो हम आज चालू करते हैं। सो एमएलसी या विधान परिषद को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं और लोअर हाउस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जो बनते हैं उनको होता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि ये आर्टिकल 169 जो है उसके थ्रू राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्यों में एमएलसी के लिए बना सके, स्टेटिव काउंसिल बना सके। सो मैं अब आपको बता देता हूं आर्टिकल 169 होता क्या है। आर्टिकल 169 के अंदर राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में कोई भी राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना भी कर सके और अगर है भी तो उसको भंग भी कर सके। सो इसके लिए पूरा एक कानून है जो विधानसभा के थ्रू वो पारित करते हैं। और विधानसभा में जब वो पारित हो जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास वो बिल के रूप में जाता है और वहां से वो पास होता है। तो इस तरह की कुछ हमारी कार्य प्रणाली है। सो अब हम बात करते हैं कि ये अभी किस किस स्टेट में है। ये अभी बेसिकली बिहार में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है और तेलंगाना में है। टोटल 6 स्टेट है जहां पे ये अभी है। और लास्ट जो डिसॉल्व एमएलसी था और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जेएनके में था, जो 2019 में डिसॉल्व हुआ, जब राज्य में आर्टिकल हटा दिया गया, मीन्स स्टेट से उसको 370 आर्टिकल हटाया गया, तो वो खुद ब खुद ही वो एमएलसी भंग कर दिया गया। वहां की दोनों सरकारों को चुने गए लोगों को भंग कर दिया गया, तो उसके थ्रू ये हुआ।
सो करेंटली बट अभी बहुत सारे राज्यों के सरकार अपने यहाँ एमएलसी की डिमांड कर रहे हैं। सो उस फैक्ट्स पे भी हम आएंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है कि कौन से राज्य अभी डिमांड कर रहे हैं क्या है। उसके पहले हम अब इसके स्ट्रेंथ पे जाते हैं। आपको इस अगर इसमें से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप कमेंट करें इसको, और मैं आपके उन क्वेश्चंस का जरूर जवाब दूंगा। सो अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो आपको मैं बताऊं स्ट्रेंथ बेसिकली जो राज्य की विधानसभा होती है उसके 1/3 मेंबर्स के ही तक हम लोग इसको रख सकते हैं विधान परिषद को। आपको एक सरल गणितीय उदाहरण के साथ मैं इसको समझाऊं। अगर किसी राज्य में विधानसभा की 100 सीटें हैं तो वहां पे सिर्फ अगर राज्य की विधान परिषद काम करेगी तो वो सिर्फ 33 सीटों के साथ काम करेगी, 1/3 ओनली। लेकिन हाँ एक चीज और है, लेकिन किसी भी हाल में वो संख्या 40 मेंबर से कम नहीं हो सकती। जो 40 मेंबर कम से कम होने चाहिए किसी भी राज्य के विधान परिषद को काम करने के लिए। सो इसी का एक उदाहरण एक्सेप्शन जेएनके में था। जेएनके में 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर जब वहां पे भंग हुआ तो 30 था, 6 था, मतलब कम था, 40 से कम था। तो इसके पीछे उदाहरण किया था सेक्शन 50 जो हमारा है, उसके तहत उनको मिला था कि आप राज्यों में कम भी रख सकते हैं, जो सेक्शन 50 के थ्रू उनको मिला था। सेक्शन 50 याद रखना दोस्तों, सेक्शन 50। अब हम चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन, मतलब उनको क्या होना चाहिए जिससे वो एमएलसी बन सके। जैसे आपको पता है प्रेसिडेंट अगर इंडिया में कोई बनता है तो कम से कम उनको 35 ईयर एज होना चाहिए। सो इस तरह की कुछ क्वालिफिकेशन हर चीजों के लिए होती है। सो एमएलसी बनने के लिए भी आपको कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको कम से कम 30 साल की आयु का होना चाहिए। आप 30 साल के आयु के होंगे। दूसरा, आपका जिस राज्य के विधान परिषद के आप सदस्य बनना चाहते हैं वहां पे आपकी वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए। आप उस स्टेट के वोटर लिस्ट में लिस्टेड होने चाहिए, तभी आप उस राज्य के लिए एमएलसी के इलेक्शन लड़ सकते हो। और उस टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकते, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के आप सदस्य नहीं हो सकते। सो ये एक एलिजिबिलिटी था जो पालन करना होता है किसी भी विधान परिषद को इलेक्शन लड़ने के टाइम में। तो ये हो गया अपना एज और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। अब मैं आपको आता हूँ इनके टेन्योर्स मतलब कैसे होते हैं। तो ये एक पैरेलल सिस्टम है हमारे राज्यसभा की ही तरह। राज्यसभा में भी एक मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है और उसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल पे रिटायर कर जाते हैं और ये कभी भंग नहीं होता राज्यसभा। द सेम थिंग इज विथ एमएलसी ऑल्सो। एमएलसी कभी भंग नहीं होता, इट कांट बी डिसॉल्व because it's not an elected from directly elected from the member of the people of the state। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसकी इनडायरेक्ट इलेक्शन की सिस्टम्स है। सो and the same thing here also applies. The term of each member would be 6 years, okay, and every 1/3 of the member get retired and another 1/3 will be coming, yeah, but that member can again come in consecutive terms, means आप आज रिटायर किए हो और फिर से आप चुनाव लड़के आप उसके मेंबर बन सकते हो। ये है। अब इनके वो जो संरचना है कि 1/3 के साथ आपका पूरा एमएलसी का स्ट्रक्चर खड़ा होगा विधान परिषद में, तो उसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। जैसे आप राज्यसभा से कंपेयर करो तो राज्यसभा में कोई भी इलेक्शन लड़ेगा और
वहाँ पे उनके एमएलए चुन के उनको भेजेंगे। लेकिन विधान परिषद में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ प्रपोर्शन दिया गया है कि कितने लोग कौन से कम्युनिटी से और कैसे आ सकते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पूरी विधान परिषद की संख्या है उसका 1/3 लोकल बॉडीज, यानी कि आपको पता होगा भारत में 3 स्तरीय सरकार चलती है। पहली सरकार केंद्र की होती है, दूसरी सरकार राज्यों की होती है, और तीसरी सरकार हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे होती है। जैसे आप प्रधान सुने होंगे, सरपंच सुने होंगे, कॉर्पोरेटर सुने होंगे, इस तरह के लोग, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर। तो ये तीसरी टायर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है, जो बिल्कुल राज्यों के या देश के हर नागरिक के अंतिम पहुंच की होती है। तो इनको 1/3 लोगों को, उस तरह के लोगों को जो म्यूनिसपैलिटीज में होते हैं, ग्राम पंचायत में होते हैं, समितिज में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होते हैं, तो उनको 1/3 चुनना होता है। मतलब उनमें से 1/3 लोग आते हैं। फिर दूसरे 1/3 जो लोग हैं वो चुने जाते हैं उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के थ्रू, यानी कि जो विधायक गण हैं उनके थ्रू। तो विधायक उनको चुनते हैं। तो कोई भी स्टेट का बंदा, जो भी लोग हैं, वो अपने आप को इलेक्शन में खड़े करते हैं, और वहां से जो उनको वोटिंग सिस्टम होती है, कैसे वोटिंग होती है उस पर भी हम आएंगे। अब 1/3 बार हो गया, 1/3 1/3। अब तीसरा जो है क्राइटेरिया वो है 1/6, जो है वो गवर्नर के थ्रू नॉमिनेट होते हैं। सो उस स्टेट के वेरियस फील्ड के नॉलेजेबल लोग होंगे, लिटरेचर से, आर्ट से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सो डेट ये काफी पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये ऊपरी सदन में अपनी उन नॉलेज का समावेश करके एक अच्छी कार्य प्रणाली को दे सकते हैं राज्यों में। सो अभी आप देखोगे तो अभी बहुत सारे गवर्नेंस, अभी जस्ट आप देखना चाहो तो अभी एक केस महाराष्ट्र में था इनके रिलेटेड, जो इसी महीने को 14 तारीख को एक था। क्योंकि महाराष्ट्र में भी विधान परिषद की सीटें हैं, तो वहाँ पे उद्धव ठाकरे जो भी वहाँ के सिटिंग सीएम है, उनके पास ना विधानसभा या विधान परिषद की मेंबरशिप नहीं थी। तो अगर वो इस महीने की 28-29 तारीख तक नहीं बनते तो वो सीएम पोस्ट से रिजाइन कर देते। तो वहां पे उनको ये बोला जा रहा था कि गवर्नर उनको इलेक्ट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सो हम उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं, जो इन कुछ रोचक तथ्य होंगे इस पे जाएंगे। अब आते हैं फिर से। अब उसमें 1/3 बता दिया आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, 1/3 आपको बता दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों का, 1/6 बता दिया गवर्नर के थ्रू। अब जो रेस्ट बच गए 1/24 भाग, उसमें 1/12 भाग है जो उस राज्य में ग्रेजुएट लोग हैं और उसी राज्य में रह रहे हैं, वो एलिजिबल होते हैं उसके मेंबरशिप के लिए। और तीसरे जो दूसरे जो 1/12 हैं, वो लोग हैं जो शिक्षक हैं, टीचिंग कर रहे हैं, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में। लेकिन हाँ, वो सेकेंडरी लेवल से कम होनी चाहिए। कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, वो अपने आप को वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा करते हैं, और फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे लोगों की एलिजिबिलिटी थी जो मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं इसके पावर से। दोस्तों, इसके पहले जितनी भी चीजें हमने समझाई उसको मैं एक सम अप कर देता हूं आपको, सो डैट अगर किन्हीं ने अभी नहीं देखा हो तो दोबारा भी स्टार्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन एक सम अप कर देते हैं। सो क्या है, एक राज्य की एक इकाई है विधान परिषद, जो हूबहू देश के ऊपरी सदन की तरह ही है, लेकिन पावर्स और कुछ भिन्नताएं भी हैं, जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, और इसके मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 169 जो है उसके अकॉर्डिंग अपने देश में आया है, और ये अभी 6 राज्यों में कार्यरत है, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में और तेलंगाना में। और जेएनके में लास्ट
2019 में ये डिसॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पावर पे। सो पावर क्या है? सो इनके पास हर स्टेट में एमएलएस के पास बहुत पावर होते हैं, लेकिन एमएलसी के पास उतनी पावर नहीं है। जैसे आप लेकिन हाँ, अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर राज्यसभा के हैं तो उनको है पावर, लेकिन स्टेट में, सारी स्टेट में ये ऑप्शनल है, इसलिए उतना पावर नहीं दिया गया है। जैसे ये मनी बिल पे कुछ भी नहीं कर सकते एमएलसी। अगर राज्यों में मनी बिल कुछ लाया गया है तो उस पे सिर्फ विधानसभा के सदस्यों का ही अधिकार है कि उसको वो पास करा सकते हैं। दूसरा, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें नहीं भाग ले सकते। जैसे कि अ, अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिरने वाली है या उस सरकार की संख्या बल कम है, जो राज्य में सरकार बनाने के लिए होती है, जो 1/3 होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा हुआ है, तो उसमें ये वोटिंग नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये मिनिस्टर बन सकते हैं, उस स्टेट में वो मिनिस्टर हो सकते हैं, सीएम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जैसे आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इसमें राज्यों के विधानसभा के लोग और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस केस में राज्यों के विधान परिषद के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भागीदारी नहीं हो सकते, भागीदार नहीं बन सकते। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ तथ्य, जैसे रोचक तथ्य हैं इससे भी रिलेटेड। जैसे राजस्थान ने 2012 में, असम ने 2010 में अपने एंड पे एक बिल पास किया हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया कि आर्टिकल 169 के थ्रू राज्य भी अपने यहाँ विधान परिषद बना सकते हैं। तो ये दो राज्यों ने विधान परिषद बनाने के लिए बिल पास कर दिया, और ये देश की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बिल पड़ा हुआ है। तमिलनाडु में भी इस तरह का कुछ केस था। तमिलनाडु में 2010 में डीएमके की सरकार ने ये बिल पारित किया था कि हम अपने राज्य में भी विधान परिषद लेकर आएंगे। लेकिन 2010 के पहले, लेकिन एआईडीएमके जब वहां पे इलेक्शन जीती तो उन्होंने ये बिल को डिमोलिश कर दिया 2010 में। तो वहां पे ये कानून फिर वापस ले लिया गया। अब फिर उड़ीसा भी ऐसी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उड़ीसा की भी सरकार, नवीन पटनायक जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके एंड से भी कुछ ऐसा आया था कि वो भी अपने राज्य में विधान परिषद की सीटें के लिए काम करना चाह रहे हैं। अभी अब आपको आंध्रा में भी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे 1958 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर 85 में बंद हो गया, एबॉलिश कर दिया गया, फिर 2007 में फिर से वहाँ पे क्रिएट हुआ आंध्रा में। लेकिन इस साल जो एक न्यूज आया इसके रिलेटेड कि आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के सीएम है, वो विधान परिषद को भंग करना चाहते हैं अपने राज्यों में। उसके लिए उन्होंने बिल लेके आया। लेकिन बिल जो है लोअर हाउसेस से तो पास हो गई, जो विधान परिषद सभा है। लेकिन विधान परिषद में वहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू जो पास्ट में वहाँ के सीएम थे, उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की वहाँ पे संख्या बल ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो बिल विधान परिषद में गिर गया, जिससे वो अपने यहाँ पे वो बिल पास नहीं कर सके। ऐसी कुछ खबरें ये भी थी कि बंगाल में भी ममता बनर्जी अपने यहाँ ये डिमांड कर रही है। एमपी से भी कुछ ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ पे भी एमएलसी के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो एमएलसी, जैसे आंध्रा के सीएम ने भी कहा था कि एमएलसी जो है वो जो नाखुश नेताएं हैं या इन कुछ ऐसे लोग जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दे पाए हैं वहाँ की पार्टियां, उनको वो इनडायरेक्टली उच्च सभा में भेज सकते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो 3 ऐसे राज्य हैं
6 राज्यों में अभी आपको मैंने बताया कि विधान परिषद है। उन 6 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ के सीएम इस विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, ये दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं। ये पिछले 15 साल से उसी विधान परिषद के सदस्य हैं। इन्होंने कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन वहां पे कॉन्टेस्ट नहीं किया जो एमएलए का है, और ये कंटिन्यू वैसे ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप अगर देखोगे तो श्री योगीनाथ जी और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है पीपुल से। ये भी एक वहाँ की जो विधान परिषद है उसके थ्रू वो इलेक्टेड है। और तीसरी जो सबसे लेटेस्ट घटना है वो महाराष्ट्र की है। श्री उद्धव ठाकरे जी जो वहाँ के सीएम हैं, वो भी अभी जस्ट 14 ऑफ मई 2020 को वो इलेक्ट हुए वहाँ पे। सो ये और पास्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण राजनेता जो इसके पार्ट रहे हुए हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी यूपी से, नितिन गडकरी, मुलायम सिंह यादव यूपी से, अशोक चौहान जो सीएम भी रहे हुए हैं महाराष्ट्र के, वो भी उसके मेंबर रहे हुए हैं, जगदम्बिका पाल अभी उस बीजेपी के एमपी हैं, वो भी रहे हुए हैं। ठीक है, अब इसके इलेक्शंस की हम बात करते हैं। तो इलेक्शंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्वतंत्र इकाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके देख रेख में ही इसके इलेक्शंस होते हैं। ओके, सो इसका जो इलेक्शन का तरीका है वो एसटीवी सिस्टम कहलाता है। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इसको होता है। और इसमें ये जो है आर्टिकल 171 में इसके बारे में, एसटीवी के बारे में मेंशन है कि कैसे वहाँ की इलेक्शंस एंड ऑल करवा सकते हैं वहाँ की राज्य सरकार वहाँ पे बोलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको आगे फिर करती है। अब आपको मैं पास्ट में बता दूं जहाँ पे विधानसभा ये विधान परिषद की जो थी वो भंग हुई। जैसे पंजाब में भी ये 1956 में रहा था, लेकिन 1969 में इसको भंग कर दिया गया। तमिलनाडु का भी मैंने आपको बताया 1956 में ये स्थापित हुआ था और 1986 में इसको भंग कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी ये था 1952 में, जो साल 1969 में भंग कर दिया गया। अब हम आते हैं कि इसकी इलेक्शन की जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है उसमें जैसे आप लोकसभा हो या फिर विधानसभा, इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें क्या है, कुछ संसदीय क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे चंडीगढ़, पुणे, बॉम्बे। सो यहाँ पे से लोग चुन के आते हैं लोकसभा या अपने विधानसभा में। सो इसमें क्या है, विधान परिषद में भी कुछ ऐसे थोड़े है। विधान परिषद में भी कुछ जोन्स बांटे हुए हैं, एरिया बांटे हुए हैं कि जैसे उस एरिया से लोग इलेक्ट होके आ सकते हैं। सो जैसे यूपी का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि यूपी में कैसे वहाँ पे सीटें बटी हुई है। सो यूपी का अगर हम लोग देखें तो यूपी में जैसे कुछ एरिया है, बरेली है, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है। सो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के कंस्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दिए गए हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो आपको मैंने बताया तथ्य कि कैसे वहाँ पे लोग इलेक्ट होते हैं 1/3 लोकल बॉडीज के थ्रू। तो मीन्स 1/3 लोकल बॉडी यानी कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी म्यूनिसपैलिटीज के होंगे या ग्राम पंचायत, उनके लोग वहाँ पे से, मतलब उन सारी जगहों से ऐसे करके चुने जाएंगे। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा संवाद कार्यक्रम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलिटी के विषय पे हमने आज चर्चा की। अब इसके रिलेटेड आपको अगर और भी कुछ जानकारियां आप जानना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसको डालो। हम आपके क्वेरीज को देखेंगे। अगर हमने कुछ चीज़ें विधान परिषद से रिलेटेड मिस कर दिया हो तो आप वहाँ पे डालो, हम आपको उस चीज़ों का रिलेशन कमेंट्स के थ्रू आपको देंगे। सो गाइस,
प्लीज लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब दिस सक्सेस गुरु चैनल। हम आपके लिए ही हैं। सो बाय बाय, टेक केयर।